दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपका बेटा पत्थर दिल है, उसमें जरा भी इंसानियत नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दीपक, आओ बेटा, बड़े अच्छे वक्त पर आए हो। चाय बना रही थी मैं, सुधा देवी ने प्यार से कहा। नहीं आंटी, मैं पी के ही सलाहता। फिर कभी वो संकोच करता बोला, मुझे माँ समान मानना है ना तू। फिर ये संकोच कैसा? सुधा देवी ने जबरदस्ती उसे चाय पकड़ा दी। लो, इसकी पसंद के मिर्च के पकोड़े भी दो इसे। राम बाबू किचन से आते हुए बोले, नमस्ते अंकल। दीपक ने झट उनके पैर छू लिए। आप पकोड़े बनाए और मैं न खाऊं, ऐसा कभी हुआ है क्या? सब हंसने लगे। दीपक उसी मोहल्ले में रहता था। 2 साल मकान छोड़कर ही उसका कमरा था और सुधा देवी और राम बाबू अक्सर उससे कहते, अब अकेले कब तक रहोगे, घर बसा लो। वो हंस के रहे जाता उनकी बात पर। गांव में उसका परिवार था और वह यहाँ शहर में नौकरी करता था। एक दिन शिवरात्रि के पर्व पर सुधा देवी दीपक के घर गई तो वहां उन्होंने बहुत सुंदर सी लड़की देखी जो सेमी हुई सी खड़ी थी। सिर पर पल्लू लिए, आंखों में शर्म का गहना पहने वह उन्हें बहुत सुंदर लगी। उन्होंने दीपक को शिकायती नजरों से देखा। इसे कहाँ छुपा के रखा था अभी तक? कितनी प्यारी है, बहू रानी है ना ये, कभी बताया ही नहीं हमें। चलो अब ख्याल रखना दीपक का, तुम प्यार से कह कर। वो तो चली गई लेकिन दीपक खुश नहीं था। वो गर्जा था उस लड़की पर उनके जाते ही। क्यों आई हो यहाँ? कहा था ना मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। दीपक बेरुखी से बोला, आपको याद दिलाने आई हूँ कि मेरी आपसे शादी हुई है। मैंने तो आज तक आपके सिवा किसी के बारे में सोचा ही नहीं। वह धीमी आवाज में बोली, तो अब सोच लो, किसी ने मना किया है क्या तुम्हें? दीपक वैसे ही बेरुखी से बोल रहा था। देखिए, मैं इतनी दूर से आई हूँ सिर्फ आपके लिए, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, मैं शहर के तौर तरीके नहीं जानती, पर आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आपको छोड़ के कहाँ जाऊँ मैं, ये मेरी समस्या नहीं है। मुझे तुमसे किन दबावों में शादी करनी पड़ी थी तुम जानती हो, और मैंने तुम्हें पहले ही बता भी दिया था। फिर आज अचानक क्यों? लेकिन बताया तो तब था जब हमारी शादी हो चुकी थी। मेरा इस सारी घटना में क्या कसूर? वो गिड़गिड़ाने पर आ गई थी। तभी सुधा देवी वहां वापिस आ गई जो दीपक और उनकी नई नवेली दुल्हन रोशनी को अपने घर निमंत्रण देने आई थी, जो पहले भूल गई थी। लेकिन उनकी बात सुनकर वह चौंक गई। दीपक, ये सब क्या? बेटा, तुम तो बहुत संस्कारी और अच्छे लड़के लगते हो, फिर ये कैसा व्यवहार है अपनी पत्नी से? आंटी, मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। ये जबरदस्ती की शादी है मेरे साथ। वो विरोध करता बोला, लेकिन शादी तो हुई है ना, और तुम्हारे माँ बाप की उब स्थिति में हुई है। फिर तुम मानो या ना मानो। वह थोड़ा गुस्से से बोली, आंटी, ये मेरा जाति मामला है, इसमें आप न ही बोलो तो बेहतर होगा। दीपक ने बेरुखी से कहा तो सुधा चौंक गई। सॉरी, मैंने हमेशा तुम्हें अपना
बेटे जैसा समझा इसी अधिकार से ज्यादा कह गई। आइंदा ध्यान रखूंगी कहते हुए वो चल दी। वो आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। दीपक गिड़गिड़ाता हुआ बोला। लेकिन सुधा देवी जा चुकी थी। दीपक ने गुस्से से रोशनी को घूरा। ये है ही मनुष्य, मेरी इतनी अच्छी आंटी को भी नाराज कर दिया। मैंने उसकी मोटी आंखों में अपमान के आंसू छलक पड़े। वो संस्पर्श में थी। ऐसे में पिया घर रुके या न रुके, बड़े बेआरूब होकर उसे यहाँ रुकना पड़ता। पर वो जाएगी भी कहाँ? नया शहर, नए लोग। वह बैग लिए अंदर आने लगी। दीपक बड़बड़ा रहा था। अच्छी जबरदस्ती है। ठीक है, आज रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन कल अपने घर का रास्ता पकड़ लेना, समझी? रोशनी ने आंखें नीचे झुका रखी थी। आज की इजाजत तो मिली, कल की कल देखी जाएगी। तभी दीपक का फोन बज उठा। ओ सीना डार्लिंग, वो लपक के फोन उठाते ही बोला। रोशनी के कान खड़े हो गए। किससे इतने प्यार से बातें हो रही हैं? उसके सीने पर सांप लौट रहे थे। जिस प्यार मोहब्बत की बातें सुनने को उसके कान तरस रहे थे, वह उसका पति किसी पराई लड़की को भी मोल लुटा रहा था। नहीं, अब ये ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगी। उसके मन ही मन सोचा, आ गई हो ना यहाँ, अपना अधिकार लेकर ही जाऊंगी। तभी दीपक की घबराई आवाज आई। क्या तुम आ रही हो यहाँ इसी वक्त? नहीं नहीं, अभी न आओ, मैं घर पर नहीं हूँ। झूठे डर क्यों रहे हो? क्या किसी और के संग रोमांस कर रहे हो मेरे पीछे? सीना की हंसी जैसे पीछे से ही आई। दीपक ने मुड़ के देखा तो वह उसके पीछे खड़ी थी। दौड़ के उसके गले से लग गई थी सीना। दीपक के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। शरीर ठंडा पड़ गया और पसीने से डूब गया। क्या हुआ दीपक? इतने घबराए हुए क्यों हो? जैसे कोई सोरी पकड़ी गई हो।